बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी टार्ज़न की किस्त नंबर 3। टार्ज़न ने वापस आकर एक कागज़ पर मोटी मोटी 3-4 सतरें लिखीं और उसे दरवाजे के एक किवाड़ पर लगा दिया। फिर वो अपना बक्स और तीर कमान उठाकर बाहर आया और दरख्तों के झुंड में छुपकर साहिल की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद 2 और जहाज आकर रुके और उनमें से 5 आदमी उतरे। एक बूढ़ा था जिसके सर के बाल सफ़ेद थे और आंखों पर ऐनक थी। वो फिराक कोट पहने हुए था और सर पर रेशमी टोपी थी। दूसरा लंबा तड़ंगा जवान आदमी था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। उसके पीछे एक और बूढ़ा आदमी उतरा जिसका माथा ऊंचा था और जो बातें करते में घबरा जाता था। उनके बाद एक मोटी काली हबशन उतरी जिसने शोख रंगों के कपड़े पहन रखे थे। आखिर में एक लड़की उतरी जिसकी उम्र 19-20 साल के लगभग होगी। इन जहाज़ों के मल्लाहों में वो ठिगना खबीस आदमी भी था जिसने लंबे तिरंगे आदमी को गोली मारी थी। इन लोगों का सामान उसी ने उतरवाया और उसे कैबिन तक पहुंचाया, मगर जब वो कैबिन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे ताज्जुब से घूरने लगा। फिर फिराक कोट वाले बूढ़े की तरफ मुड़कर उससे बोला, प्रोफेसर जरा यहाँ आकर ये तो पढ़ो, क्या लिखा है। बूढ़ा, प्रोफेसर जिसका नाम पोर्टर था, पर्चा पढ़कर बुड़बुड़ाया, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, और मुड़ने लगा। मगर ठिगने आदमी ने उसका बाजू पकड़कर कहा, ओ सूखे सड़े आदमी, ऊंची आवाज से पढ़ो, पढ़ सकते हो या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्रोफेसर ने जवाब में कहा और ऐनक नाक पर रखकर ऊंची आवाज से पढ़ने लगा। ये टार्ज़न का घर है जो बहुत से हैवानों और काले आदमियों को हलाक कर चुका है। इसकी चीजों को छेड़ो नहीं। टार्ज़न देख रहा है, गुरीलों का टार्ज़न। ये क्या रगड़ा झगड़ा है। ठिगने आदमी ने चकरा कर कहा, ये टार्ज़न कौन बला है। प्रोफेसर पोर्टर ने एक बार फिर ऐनक लगाकर इतला पढ़ी और बोला, हाँ वाकई अजीब बात है, मगर मुझे अफसोस है कि मैं ये मामला हल नहीं कर सकता। मगर अब्बा जी, लड़की बोली, आपने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। कहेगा क्या। ठिगना खबीस गुर्राया, इस उल्लू की दुम को कुछ मालूम ही नहीं है। जबान संभाल कर बात कर। नौजवान ने उसे डांटा, तूने अपने अफसरों को हलाक किया है और हमें लूटा है, मगर प्रोफेसर पोर्टर और उनकी लड़की के साथ अदब से पेश आ, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। ये नौजवान नवाब जॉन ग्लिटन के भाई का बेटा विलियम था, यानी टार्ज़न का चचाजाद भाई। ठिगना पहले तो झिझका, मगर जब उसने देखा कि उसके साथी उसका मुंह तक रहे हैं तो पिस्तौल निकाल कर लगा विलियम को निशाना बनाने। लड़की ने चीख कर विलियम को खबरदार किया। ऐन उसी लम्हे जंगल में से एक नेजा सन सन करता हुआ आया और ठिगने खबीस के कंधे में घुस गया। पिस्तौल छूट गया, मगर गोली विलियम के ना लग सकी। ठिगना आदमी चीख मारकर जमीन पर ढेर हो गया। उसके साथी खौफजदा होकर जंगल के अंधेरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगे जिसमें से नेजा मारा गया था। विलियम ने ठिगने का पिस्तौल उठाकर चुपके से अपनी कमीज के अंदर रख लिया और फिर वो भी दूसरों की तरह जंगल की तरफ देखने लगा। लड़की ने खुसर फुसर की, नेजा किसने मारा था। विलियम बोला, गुरीलों का टार्ज़न ही होगा, मगर कोई भी हो, इस वक्त उसने हमारा साथ दिया है। फिर वो मुड़कर पूछने लगा, मगर आपके वालिद और उनके सेक्रेटरी मिस्टर फ्लिंडर कहाँ गए। वाकई वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वजह ये थी कि प्रोफेसर पोर्टर आदत से मजबूर होकर इतनी नाजुक हालत में भी एक तितली पकड़ते हुए जंगल के अंदर जा घुसे थे और उनका भुलक्कर सेक्रेटरी भी उनके साथ साथ चला गया था। विलियम सोच में पड़ गया कि क्या करे। अगर वो उनकी तलाश में ना जाता तो वो जंगल में रास्ता भूल जाते, और अगर उन्हें ढूंढने दौड़ता तो प्रोफेसर की लड़की जैन और उसकी हबशन नौकरानी की देखभाल को कोई ना रहता। आप पिस्तौल चला सकती हैं, विलियम ने जैन से पूछा। जैन बोली, चला सकती हूँ। तो लीजिए। ये कहकर विलियम ने मल्लाहों की नजर बचाकर पिस्तौल उसके हवाले कर दिया और बोला, कैबिन के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। फिर उसने ठिगने के कंधे में से नेजा निकाला और उसे लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जहाजी डरकर जहाज की तरफ भाग गए। इधर जब दोनों औरतें कैबिन के अंदर दाखिल हुईं तो हबशन इंसानी पिंजर देखकर चीखें मारने लगी और उस वक्त तक चुप ना हुई जब तक जैन ने उसे डांट नहीं पिलाई। टार्ज़न दरख्तों में छुपा हुआ
सब कुछ देख रहा था। जब जहाजी जहाज में बैठकर भाग खड़े हुए और दोनों औरतें कैबिन के अंदर चली गईं, तो वो विलियम के पीछे रवाना हो गया। वो मालूम करना चाहता था कि ये नौजवान क्या करता है। विलियम जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए उसे ढूंढ निकालना आसान था। टार्जन ने बहुत जल्द उसका पता चला लिया। विलियम एक दरख्त के तने से कमर टिकाए खड़ा था। वो थका थका नजर आ रहा था और कभी कभी जोर से चिल्ला भी उठता था। टार्जन समझ गया कि वो अपने साथियों को बुला रहा है। अचानक उसकी नजर उस चीते पर पड़ी जो विलियम पर हमला करने को था। टार्जन जोर से धाड़ा तो चीता भाग गया। विलियम भी डर कर भागा, मगर ऐन उसी वक्त टार्जन दरख्त पर से कूद कर नीचे आया और विलियम की तरफ देखने लगा। विलियम हैरान खड़ा था। एक लम्हे बाद उसने कहा, शुक्रिया, मगर जवाब में टार्जन ने सिर्फ दांत निकाल दिए। विलियम ने सोचा शायद वो टार्जन जिसने कैबिन के दरवाजे पर पर्चा लिख कर लगाया था यही है, मगर फिर सोचा कि वो कोई और ही होगा। ये तो अंग्रेजी जबान समझता तक नहीं, लिख कैसे सकेगा। टार्जन ने उससे इशारे से कहा कि मुखालिफ सिमत में जाए और खुद भी उधर कदम बढ़ाया, मगर विलियम समझ रहा था कि वो सही सिमत में जा रहा है, इसलिए हिचकिचाया। टार्जन ने वापस आकर उसकी कमीज का कफ नरमी से पकड़कर एक बार फिर उसी तरफ चलने का इशारा किया। विलियम ने दिल में सोचा, इसने मेरी जान बचाई है, इसकी बात माननी चाहिए, और वो टार्जन के पीछे पीछे चलने लगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। जंगल में वहशी जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक कुछ दूर गोली चलने की आवाज आई। ये आवाज उस फायर की थी जो जैन ने एक शेरनी पर किया था, जो कैबिन की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगी थी। मगर शेरनी मरी नहीं थी, क्योंकि गोली उसके कंधे में लगी थी और वो दोबारा अंदर घुसने लगी थी। इस पर जैन बेहोश हो गई थी। टार्जन ने फायर की आवाज सुनते ही रफ्तार तेज कर दी। जब ये देखा कि विलियम उसका साथ नहीं दे सकता, तो उसे पीठ पर लाद कर दरख्तों चलने लगा। साहिल के सामने जंगल में एक खुली जगह पहुंचते ही टार्जन ने खड़बड़ की आवाज सुनी। शेरनी कैबिन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। टार्जन ने जमीन पर उतरकर विलियम को पीठ से उतारा और कैबिन की तरफ झपटा। उधर जैन ने आंखें खोली तो देखा कि शेरनी खिड़की में से अंदर कूदने को है। उसने अंधेरे में पिस्तौल ढूंढा जो उसके हाथ से गिर पड़ा था, मगर वो कहीं ना मिला। विलियम भागम भाग टार्जन के पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने देखा कि टार्जन ने शेरनी की दुम पकड़ ली है और कैबिन की दीवार पर पांव जमाकर उसे बाहर खींच रहा है। उसका दिमाग ये सोचकर चकरा गया कि जब शेरनी बाहर निकल आएगी तो क्या होगा। टार्जन ने उससे इशारों में कहा कि मेरी म्यान से शिकारी चाकू निकालकर शेरनी के मारो, मगर विलियम समझ ही ना सका। फिर उसने वो नजारा देखा जो पहले किसी आदमी ने न देखा होगा। जब शेरनी खिड़की के बाहर आई तो उससे पहले कि वो पलट कर टार्जन पर हमला करती, टार्जन उछलकर उस पर जा पड़ा और उस पर वही दाव कस लिया जिससे टरकोज की गर्दन तोड़ने लगा था। शेरनी धाड़ कर अपने दुश्मन पर पलट पड़ी, मगर टार्जन ने उसके हमले की परवाह किए बगैर जकड़ और मजबूत कर ली। शेरनी ने दुश्मन को अपने जिस्म से हटाने के लिए जमीन पर और हवा में पंजे मारे और अपने आप को दाएं बाएं दे पटखा, मगर टार्जन की जकड़ हर लम्हा सख्त होती गई, जिससे शेरनी की गर्दन उसके सीने पर झुकती गई। यहाँ तक कि टार्जन के फौलाद जैसे बाजुओं के दबाव से शेरनी का मनका टूट गया। टार्जन उछल कर खड़ा हो गया और उसने गुरीलों की फतह का नारा लगाया। विलियम ने जैन से दरवाजा खुलवाया और जब जैन ने इस चीखो पुकार की वजह पूछी तो उसने बताया कि ये एक आदमी ने नारा लगाया था, उसी ने शेरनी से तुम्हारी जान बचाई है। वो आदमी नहीं, जंगल का देवता है। मगर जब विलियम जैन को साथ लेकर मरी हुई शेरनी के पास आया तो वहाँ कोई न था। टार्जन जा चुका था। इधर ये तमाशा हो रहा था। उधर जुनूब की तरफ प्रोफेसर पोर्टर और मिस्टर फ्लिंडर साहिल पर खड़े आपस में बहस कर रहे थे। वो दोनों बातें करते हुए कैबिन से हर लम्हा दूर होते जा रहे थे। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि वो जिस सिमत में जा रहे हैं वो गलत है। अचानक उन्हें एक शेर आता दिखाई दिया। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। टार्जन एक दरख्त में छुपा हुआ ये खेल देख रहा था। वो दोनों लपके हुए चले जा रहे थे। शेर भी उन पर नजरें गाड़े हुए उनके पीछे पीछे था। टार्जन ताड़ गया कि शेर भूखा नहीं है। अगर भूखा होता तो उसने अब तक इन दोनों को मार खाया होता। वो सिर्फ दिल लगी के लिए इन्हें डराकर भगा रहा है। जब दोनों आदमी टार्जन के करीब आए तो उसने उनको उठाकर एक शाख पर आमने सामने बिठा दिया और खुद घनी शाखों में छुप रहा। अजीब बात है, प्रोफेसर ने कहा, क्या तुमने मुझे ऊपर खींचा है? अगर तुमने नहीं खींचा तो फिर किसने खींचा? शेर दरख्त के तने के चक्कर काटता रहा। जब उसे चक्कर काटते काफी देर हो गई तो टार्जन ने गर्दन अकड़ा कर गुरीलों का नारा मारा। उधर शेर वहां से भागा, इधर प्रोफेसर पोर्टर और मिस्टर फ्लिंडर डर कर गिरने लगे। वो शाखों को पकड़कर लटक गए, वरना जमीन पर गिर पड़े होते। टार्जन ने नीचे उतरकर उन्हें दोबारा एक
शाख पर बिठा दिया। उन्होंने एक सफेद देव को अपने सामने खड़ा देखा जो सिर्फ एक जांगिया और धात के चंद जेवरों के सिवा और कुछ भी पहने हुए नहीं था, तो हैरान होकर उसे घूरने लगे। टार्जन ने उन्हें इशारा किया कि मेरे पीछे आओ, मगर ये रास्ता तो गलत है, फ्लिंडर ने कहा। प्रोफेसर बोला, यह आदमी इस इलाके का बाशिंदा है, इसलिए जिस रास्ते ले जा रहा है वही ठीक होगा। शायद फ्लिंडर बहस शुरू कर देता, मगर टार्जन ने इसका मौका न दिया। उसने पलटकर दोनों के गले में फंदा डाल लिया और वहां से रवाना हो गया। प्रोफेसर और उसका सेक्रेटरी दोनों फंदे में फंसे हुए खींचे चले गए। आखिर एक टीले की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये अजीब इंसान उन्हें कैबिन तक ले आया है। टार्जन ने उन्हें फंदों से आजाद कर दिया। प्रोफेसर और फ्लिंडर इसके साथ साथ भागते रहने की वजह से बहुत थक गए थे। फिर भी वो रात गए तक अपने साथियों को सफेद देव का हाल सुनाते रहे। विलियम ने भी उन्हें बताया कि किस तरह उसने शेर का मनका तोड़ा और कैसी बहादुरी से उनकी जानें बचाईं। उन्होंने कैबिन को रहने के काबिल बनाने के लिए सबसे पहले पिंजर बाहर फेंके। बड़े पिंजर के एक हाथ की उंगली में एक सुनहरी मोहरदार अंगूठी देखकर विलियम हैरत से चिल्ला उठा, क्योंकि उस पर क्लिंटन खानदान का खास निशान बना हुआ था। उधर जैन को किताबें उलट पलट करते में एक किताब के शुरू के सफ़े पर जॉन क्लिंटन के लफ्ज़ लिखे हुए मिल गए थे। इन दोनों बातों से साबित हो गया कि ये पिंजर नवाब जॉन क्लिंटन और उसकी बेगम के हैं, जो इस कैबिन में मरे थे। गोया इनके समंदर में डूब कर मरने की खबर गलत थी। उन्होंने पिंजरों को दफन कर दिया। टार्जन ये सब कार्रवाई देख रहा था। उसे बड़ी हैरत हुई। क्या इन सूखी हड्डियों को कोई चुरा कर ले जाता कि उन्होंने इनको जमीन में छुपा दिया है? वो इस काम से फारिग हुए ही थे कि जहाज बंदरगाह से रवाना होता दिखाई दिया। टार्जन ने उसे जाते हुए देखा तो दरख्तों छलांगे मारता हुआ पिछम की तरफ खुशकी की उस कग्गर के करीब पहुंच गया जिसके पास से जहाज को गुजरना था। वो उसे पास से देखना चाहता था। जहाज ने कुछ दूर आगे जाकर फिर लंगर डाल दिया। उसमें से एक कश्ती लटकाई गई। उसमें एक संदूक रखा गया जो लोहे के तारों में जकड़ा हुआ था। फिर कश्ती खे कर उस जगह लाई गई जहां टार्जन एक दरख्त की शाखों में दुबका बैठा था और संदूक उठाकर दरख्त की जड़ में दफन कर दिया गया। इसके बाद वो लोग चलते बने। जब जहाज नजरों से ओझल हो गया तो टार्जन ने गड्ढा खोद कर संदूक निकाल लिया और उसे एक और जगह दफन कर दिया। अब वो पलटकर कैबिन की तरफ आया। उस वक्त रात हो चुकी थी। कैबिन के अंदर विलियम ने ढूंढ ढांड कर लैंप निकाल लिया था और उसे रोशन कर दिया था। टार्जन वहां रोशनी देखकर हैरान रह गया और करीब के एक दरख्त पर बैठकर देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। जैन खिड़की के करीब बैठी कुछ लिख रही थी। कुछ देर बाद उसने कलम हाथ से रख दिया और लैंप बुझाकर सो गई। जब टार्जन ने सुन गुन लेने के बाद ये मालूम कर लिया कि अंदर सब सो चुके हैं तो खिड़की में से हाथ बढ़ाकर वो कागज उठा लिया और जंगल में घुस गया। अगली सुबह को रोशनी फैलते ही टार्जन ने जैन का खत पढ़ा। उसमें लिखा था कि किस तरह उसके साथियों ने खजाने का पता चला लिया और उसे लेकर घर आ रहे थे कि जहाजियों ने बगावत करके अफसरों को मार डाला और उनको अफ्रीका के साहिल पर छोड़कर चले गए, जहां एक अजीब इंसान उनका दोस्त बन गया है। टार्जन बड़ी देर तक सोच में डूबा बैठा रहा। फिर उसने पेंसिल से इस खत के नीचे लिखा, मैं गुरीलों का टार्जन हूँ। 2 दिन बाद जैन को अपना खोया हुआ खत उसी जगह रखा हुआ मिल गया जहाँ से गायब हुआ था, मगर अब उस पर टार्जन का पैगाम भी लिखा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो उसके आगे ताज़ा शिकार किया हुआ एक हिरन रखा मिला। इसके बाद रोज सुबह को खाने की कोई ना कोई चीज वहां रखी हुई मिलती रही। इन लोगों को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। टार्जन इनसे मिलना चाहता था मगर वो उनकी जबान ना बोल सकता था, इसलिए उन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सका। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरख्तों में चुपचाप बैठा था कि अचानक उसके कानों में किसी भारी भरकम गुरीले के गुजरने की आवाज पड़ी। इसके बाद एक औरत की चीख सुनाई दी। टार्जन इस आवाज की तरफ इतनी तेजी से रवाना हुआ जितनी तेजी से जंगल की आग फैलती है। ये चीख जैन ने मारी थी, जिसे एक गुरीला उठाकर ले भागा था। ये गुरीला टरकोस था जो गुरीलों से डरकर इधर भाग आया था। वो उसके जुल्म और ज्यादतियों से तंग आकर उसे जान से मार डालने पर तुल गए थे। जब टार्जन उस जगह पहुंचा जहां से चीख की आवाज आई थी तो वहां सिर्फ हबशन को बेहोश पड़ा पाया। वो फौरन दरख्तों उस तरफ रवाना हो गया जिधर गुरीला जैन को उठाकर ले गया था। 3 मील आगे उसने गुरीले को जा लिया। टरकोज ने जब ये देखा कि पीछा करने वाला टार्जन है तो ये समझा कि जिस औरत को उठाकर लाया है ये उसकी मादा है। वो बहुत खुश हुआ कि अब टार्जन से बदला लेगा। जैन ने टार्जन को देखकर पहचान लिया कि यही वो अजीबो गरीब इंसान है जो अब तक इन लोगों की जानें बचाता रहा है। मगर जब उसने देखा कि गुरीला डील डॉल में उससे बहुत बड़ा है तो उसका दिल बैठने लगा। मगर टार्जन के तेज चाकू ने गुरीले का काम तमाम कर दिया।
गुरीले को मारने के बाद उसने जैन का बाजू पकड़ा। वो उसे कैबिन में पहुंचाना चाहता था, मगर जैन ने डरकर उसके सीने पर घूंसे मारने शुरू कर दिए और लड़ने मरने को तैयार हो गई। टार्जन ने जबरदस्ती उसे उठाया और कैबिन की तरफ चला। अगली सुबह को कैबिन वाले एक तोप की गरज से जागे। विलियम जल्दी से बाहर निकला तो 2 जहाज बंदरगाह में खड़े देखे। एक तो वही था जो वहां से गया था और दूसरा एक छोटा सा फ्रांसीसी जहाज था। इसमें बहुत से आदमी खड़े साहिल की तरफ देख रहे थे। विलियम समझ गया कि तोप इसी जहाज से चलाई गई है। उसने इशारे किए तो जहाज से कुछ आदमी एक कश्ती में बैठकर साहिल की तरफ आए। उसमें से एक फ्रांसीसी अफसर किनारे पर उतरा। उसने विलियम से कहा, शायद आप ही विलियम क्लीटन हैं। विलियम जवाब में बोला, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। अभी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है। क्या मतलब? अफसर ने पूछा। विलियम ने बताया कि कोई जैन को उठाकर ले गया है। उसे तलाश करने के लिए हथियार बंद आदमियों की जरूरत है। कुछ देर बाद फ्रांसीसी जहाज के सब आदमी साहिल पर उतर आए। जहाज के कमांडर ने 20 सिपाही और 2 अफसर जैन को तलाश करने के लिए चुने। विलियम के पूछने पर कमांडर ने बताया कि हमारा जहाज जनूबी अफ्रीका जा रहा था कि एक दिन बीचों बीच समंदर में हमें एक जहाज लहरों पर डोलता नजर आया। उस पर कोई आदमी नजर ना आता था। हम जल्दी से उसके करीब पहुंचे और जब उस पर आदमी चढ़ाए गए तो उन्होंने देखा कि 1 दर्जन आदमी तो मर चुके हैं और बाकी मरने को हैं। इलाज करके उन्हें अच्छा किया गया तो पता चला कि वो रास्ते से भटक गए थे। खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो बहुत से आदमी भूखे मर गए और जो बचे वो अदमुए हो गए। उन्हीं लोगों की ज़बानी आपका हाल मालूम हुआ और हम यहाँ आए। जब सिपाही तैयार हो गए तो उन्होंने प्रोफेसर पोर्टर और विलियम को साथ लिया और जंगल में दाखिल हो गए। जैन ने मुड़ तोड़कर हाथ पांव मारकर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी ना बना सकी। वो जिन मजबूत बाजुओं में थी वो उसे इस तरह पकड़े रहे जैसे वो एक दिन की बच्ची है। जैन ने आजिज आकर हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और अध खुली आंखों से उस आदमी के चेहरे को देखने लगी जो जंगल के तमाम जानवरों से ज्यादा ताकतवर था। टार्जन उसे बाजुओं में लिए हुए दरख्तों के अंधेरे घुन में से गुजरता चला जा रहा था। तीसरे पहर के वक्त वो उस अखाड़े में पहुंच गया जहां गुरीले शिकार खाने की रस्म अदा किया करते थे। वहां हरी हरी दूब का फर्श था और हर तरफ खामोशी और सुकून था। टार्जन ने जैन को दूब के नरम फर्श पर लिटा दिया और खुद दरख्तों पर चढ़कर गायब हो गया। जैन हैरान होकर सोचने लगी कि वो कहाँ चला गया है कि अचानक उसके पीठ पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। वो चीख मारकर उठ खड़ी हुई और इस ख्याल से मुड़ी कि बस अब खात्मा है, मगर वहां तो टार्जन दोनों हाथों में पक्के रसीले फल लिए खड़ा था। टार्जन ने फल जैन के कदमों पर रख दिए और चाकू से फल काट काट कर उसे खिलाने लगा। जैन बोली, काश तुम अंग्रेजी बोल सकते। टार्जन ने इस तरह सर हिलाया जैसे अंग्रेजी ना बोल सकने का उसे अफसोस है। इस पर जैन ने उससे पहले फ्रांसीसी में फिर जर्मन जबान में बात करनी चाहिए, मगर टार्जन दोनों जबानें ना समझा। टार्जन एक बार फिर उठा और दरख्तों में जाने लगा, मगर इशारों से जैन को समझा दिया कि जल्द लौट आएगा। जैन उसकी बात का मतलब समझ गई और वो जिस जगह दरख्तों के अंदर गायब हुआ था उस पर टिकटिकी लगाए बैठी रही। पहले की तरह अब के भी उसके पीठ पीछे एक हल्का सा खटका हुआ और जब उसने मुड़कर देखा तो टार्जन आता दिखाई दिया। इसके बाजुओं में बहुत सी लंबी लंबी शाखें थीं। ये शाखें जैन के आगे डालकर वो एक बार फिर जंगल में घुस गया। अब के नरम नरम घास लिए हुए नमूदार हुआ। फिर इसने एक हमवार जगह पर घास का बिस्तर बनाया। इसके ऊपर शाखें मेहराबी शक्ल में खड़ी की, उन पर बड़े बड़े पत्तों की छत डाली और छोटी सी झोंपड़ी को एक तरफ से बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों पास बैठकर इशारों से बातें करने लगे। जैन ने टार्जन के लॉकेट की तरफ इशारा किया जो उसके गले में पड़ा था। टार्जन ने उतार कर उसके हवाले कर दिया। जैन ने देखा कि लॉकेट खुलने बंद होने वाला है तो खटके को दबाकर उसे खोल लिया। उसके ढक्कनों के पिछले हिस्से हाथी दांत के थे और हर एक पर एक मुन्नी सी तस्वीर बनी हुई थी। एक तस्वीर एक औरत की थी, दूसरी में एक मर्द उसके पास बैठा था। टार्जन भी झुककर ये तस्वीरें देख रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर लॉकेट जैन से ले लिया और उसे और हैरत और दिलचस्पी से देखता रहा। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने ये तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी हैं और ना उसे ये खबर थी कि ये लॉकेट खुल भी सकता है। जैन ने हैरान होकर सोचा कि ये लॉकेट इस वहशी इंसान के हाथ कैसे लगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि तस्वीर
तस्वीर जिस मर्द की थी वो इस जंगली का भाई या बाप मालूम होता था। टार्जन दोनों तस्वीरों को नजर जमा कर देखता रहा, फिर उसने तुर्कश के तीर निकालकर जमीन पर रख दिए और तरकश के अंदर उंगलियां डालकर उसके अंदर से एक सपाट सी चीज निकाली जिस पर कई पत्ते लपेटकर उन्हें घास के तिनकों से बांध दिया गया था। उसने बड़ी एहतियात से उसकी तहें हटाकर एक फोटो निकाला और जैन के हाथ में थमाकर इशारे से कहा कि इसे लॉकेट की तस्वीर से मिलाओ। जैन इस फोटो को देखकर और भी चकराई क्योंकि ये भी लॉकेट की तस्वीर वाले मर्द ही का फोटो था। जिस वक्त जैन ने नजर उठाकर टार्जन की तरफ देखा, उसकी आंखें जिनमें हैरानी थी जैन के चेहरे पर थीं और होंठ इस तरह खुले हुए थे जैसे उन पर कोई सवाल आया चाहता है। जैन ने पहले फोटो की तरफ, फिर लॉकेट की तस्वीर की तरफ और उसके बाद टार्जन की तरफ इशारा किया जैसे कह रही हो कि ये उसकी शक्ल से मिलती है, मगर टार्जन ने सर हिलाकर इनकार किया। इसके बाद कंधे झटककर फोटो उसके हाथ से ले लिया और बड़ी एहतियात से दोबारा पत्तों में लपेटकर तरकश के अंदर रख लिया। चंद मिनट तक वो खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें जमीन की तरफ थीं और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैन लॉकेट को उलट पलट कर देख रही थी। उसका मकसद कोई और ऐसी बात मालूम करना था जिससे पता चल सके कि ये किसका है। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये लॉकेट नवाब जॉन क्लिंटन का है और मर्द की तस्वीर उसी की है, औरत उसकी बीवी है। वहशी इंसान का ताल्लुक इससे सिर्फ इतना है कि ये इसे साहिल के पास वाले कैबिन में पड़ा मिल गया है, मगर उसने ये ना सोचा कि जॉन और ये जंगली आपस में इस कदर क्यों मिलते जुलते हैं। आखिर टार्जन ने नजर उठाकर जैन की तरफ देखा। उस वक्त जैन लॉकेट की तस्वीरों को गौर से देख रही थी। टार्जन लॉकेट के चेहरे के राज तक तो ना पहुंच सका, मगर ये बात उसकी समझ में आ गई कि ये लड़की इनसे दिलचस्पी ले रही है। जैन ने लॉकेट टार्जन को दे दिया और टार्जन ने लेकर उसे जैन के गले में डाल दिया। जैन मुस्कुराने लगी। अब अंधेरा होने लगा था। दोनों ने एक दफा फिर फल खाए। फिर टार्जन उठा, जैन का हाथ पकड़कर उस झोंपड़ी तक लाया जो उसने बनाई थी और इशारे से कहा कि अंदर चली जाओ। जैन उसका मतलब समझ गई और अंदर जाकर नरम नरम घास के बिस्तर पर लेट गई। टार्जन बाहर दरवाजे पर लेट रहा। अगली सुबह जैन जागी तो पहले पहले उसे कल के वाकयात याद न आए। वो घास के बिस्तर और झोंपड़ी के तंग दरवाजे को हैरत से देखने लगी। फिर रफ्ता रफ्ता सब बातें एक एक करके उसके जहन में ताजा हुई। उसका जी चाहा कि फौरन टार्जन के पास पहुंचकर उसका शुक्रिया अदा करे, मगर जब वो बाहर निकली तो टार्जन वहां मौजूद नहीं था। वो इधर उधर देख रही थी कि टार्जन करीब के एक दरख्त से कूदा और हंसता हुआ जैन के करीब आया। वो इस वक्त भी फल इकट्ठे करके लाया था। उसने इन्हें झोंपड़ी के दरवाजे पर ढेर कर दिया। एक बार फिर इन दोनों ने साथ बैठकर फल खाए। जब वो दोनों नाश्ता कर चुके तो टार्जन ने जैन को पीछे आने का इशारा किया और उन दरख्तों की तरफ बढ़ना शुरू किया जो अखाड़े के परले सिरे पर थे। फिर उसने जैन को एक बाजू पर उठाकर छलांग लगाई और दरख्तों पर चढ़ गया। जैन समझ गई कि वो उसे कैबिन वापस पहुंचा रहा है। टार्जन तेज नहीं चला। यही वजह थी कि घंटों गुजर चुके थे मगर अभी तक साहिल पर ना पहुंचे थे। दोपहर के करीब वो एक नदी पर पानी पीने के लिए रुके, फिर वहां से रवाना हो गए और शाम को सूरज छुपे कैबिन के पास पहुंच गए। टार्जन ने जैन से इशारे से कहा कि वो जा सकती है, मगर जैन ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से कहा वो भी चले। वो अपने बाप को दिखाना चाहती थी कि इस आदमी ने इसको गुरीले से छुड़ाया है, मगर टार्जन पीछे हट गया और सर हिलाकर इनकार किया। अचानक दूर से बंदूकें छूटने की हल्की सी आवाजें आईं। फ्लिंडर और हब्शन कैबिन से बाहर निकले। टार्जन और जैन जिस जगह खड़े थे वहां से उन्हें जहाज नजर नहीं आ रहे थे। टार्जन ने उधर इशारा किया जिधर से आवाजें आई थीं, फिर अपने सीने को छुआ। जैन उसका मतलब समझ गई। वो जा रहा था। जैन का दिल कह रहा था कि उसके बाप की जान खतरे में है। टार्जन चला गया तो जैन कैबिन की तरफ जाने लगी। फ्लिंडर की नजर बहुत कमजोर थी। वो पत्तों की खड़बड़ सुनकर हब्शन से चिल्लाकर बोला, जल्दी करो, कैबिन के अंदर घुस जाओ, शेरनी आ रही है। या अल्लाह खैर। हब्शन ने अपनी आंखें इस्तेमाल करना जरूरी ना समझा। फौरन कैबिन के अंदर भाग गई और दरवाजा अंदर से इस तरह बंद कर लिया कि फ्लिंडर बाहर ही रह गया। वो किवाड़ पीट पीट कर चिल्लाने लगा, मुझे अंदर आने दो, देखो शेर मुझे बम्बोड़े डाल रहा है। हब्शन ये समझी कि शेरनी दरवाजा खड़खड़ा रही है। वो डर के मारे बेहोश हो गई। फ्लिंडर ने जब देखा कि किवाड़ नहीं खुल रहे तो उसकी डर के मारे जान निकलने लगी। उस वक्त तक जैन कैबिन तक पहुंच चुकी थी और फ्लिंडर की हरकतें देख रही थी। वो जोर से हंसी तो फ्लिंडर ने गौर से देखा जैन। वो चिल्ला उठा, अरे तुम आ गई। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। असल में उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो जैन ही है। खुदा की पनाह, जैन ने हंस कर कहा,
आप तो अच्छे भले इंसान को शेर समझ बैठे। खैर खैर, फ्लिंडर ने कहा, अल्लाह ने बड़ी खैर की, तुमको जिंदा सलामत देखकर हैरत हो रही है। असल में इस वक्त मेरे औसान बजा नहीं हैं और मुझे ये भी खबर नहीं कि मेरी जबान से क्या निकल रहा है। अच्छा चलो अंदर चलकर बताओ कि तुम पर क्या गुजरी। फ्रांसीसी समंदरी फौज के सिपाही जैन की तलाश में घने जंगल से जूं तूं गुजरते चले जा रहे थे, मगर उनको यकीन हो गया था कि ये मुहिम कामयाब न होगी। लेफ्टिनेंट डार्नोट सिर्फ इसलिए वापस नहीं हो रहा था कि उसे बूढ़े प्रोफेसर और उसके नौजवान साथी की हालत पर तरस आ रहा था, वरना उसे यकीन था कि कोई दरिंदा जैन को फाड़ कर खा चुका है। एक जगह डार्नोट अपने सिपाहियों से 100 गज आगे आगे चला जा रहा था कि अचानक 6 हबशी जंगल से निकलकर उस पर आ पड़े और इससे पहले कि वो पिस्तौल निकाले उसके हाथ पांव बांधकर जंगल के अंदर ले गए, मगर डार्नोट ने चीख मारकर औरों को खबरदार कर दिया था। उसकी आवाज़ सुनकर 6 सिपाही उसकी मदद के लिए लपके, मगर जब उस जगह पहुंचे जहां से उसकी चीख की आवाज़ आई थी तो उनमें से एक नेज़ा खाकर गिर पड़ा जो जंगल के अंदर से फेंका गया था। ऊपर से तीर बरसने लगे। उन्होंने फौरन फायर करने शुरू कर दिए। फिर और सिपाही भी वहां पहुंच गए, उन्होंने भी गोलियां चलाईं। ये इन्हीं की आवाज़ें थीं जो टार्जन और जैन के कानों में पड़ी थीं। काफ़ी देर तक फ्रांसीसियों और हबशियों में लड़ाई होती रही। बड़ा खून बहा, मगर हबशी जल्दी भाग कर जंगल के अंदर घुस गए। 20 फ्रांसीसी सिपाहियों में से 4 मर गए, बाकी जख्मी हो गए। एक सिपाही गुम था, रात होने को थी, फिर वो रास्ता भी भूल गए थे, इसलिए रात भर के लिए वहीं पड़ाव डाल दिया। जिन हबशियों ने डार्नोट को पकड़ा था वो उसे लेकर अपने गांव पहुंच गए। औरतों और बच्चों की एक जबरदस्त भीड़ शिकार को देखने के लिए जमा हो गई। गांव के सब आदमी उस पर दांत किचकिचाकर पिल पड़े और उसे लकड़ियां और पत्थर मारने लगे। इसके बाद उसको गांव के ऐन बीच ले जाकर एक बड़े सारे सतून से बांध दिया गया। कुछ औरतें पतीलियों में पानी भर कर ले आईं और कुछ चूल्हे बनाने लगीं जिन पर कैदी का गोश्त पकना था। अब उन हबशियों का इंतजार था जो सफेद इंसानों से लड़ते रह गए थे। वो काफी रात गए पहुंचे। इनके आते ही मौत का नाच शुरू हो गया और काले आदमखोर कैदी के गिर्द नाचते कूदते हुए चक्कर काटने लगे। फ्रांसीसी कैदी की आंखें तकलीफ की वजह से बंद हुई जा रही थीं, फिर भी उसे सब कुछ नजर आ रहा था और वो सोच रहा था कि शायद वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा है। वहशियाना चेहरे जिन पर रंग मला हुआ था, बड़े बड़े दहाने, मोटे मोटे होंठ, पीले पीले लंबे लंबे नुकीले दांत, मटकती हुई शैतानों जैसी आंखें, चमकते हुए नंगे बदन, खौफनाक नेज़े, इन सब को देखकर वो सोच रहा था कि ऐसी मखलूक दुनिया में कहीं नहीं है। वो यकीनन ख्वाब ही देख रहा है। वहशी इंसान चक्कर काटते काटते उसके और करीब आ गए। एक ने उसके बाजू को नेज़े से छेद दिया, फिर उसके एक और नेज़ा लगा और उसके बाद तो उनका तार बंध गया। डार्नोट ने तकलीफ के मारे दांत भींच लिए और आंखें बंद कर ली। टार्जन जैन से रुखसत होकर भागम भाग मुबोंगा के गांव की तरफ आ रहा था। वो ताड़ गया था कि हबशी आदमखोर उसके हम नस्ल सफेद इंसान को पकड़ कर ले गए हैं ताकि उसका गोश्त काट काट कर खाएं। उसने सफेद इंसान की जान बचाने का तहिया कर लिया था। चंद मिनट के अंदर अंदर वो उन दरख्तों में दुबका बैठा था जो मुबोंगा के गांव पर छाए हुए थे। वो सतून जिससे सफेद इंसान बंधा हुआ था उससे 40 फीट नीचे था। टार्जन ने रस्सी का फंदा बनाया और गुरीलों जैसा नारा लगाया। वहशी इंसान नाचते नाचते इस तरह रुक गए जैसे पत्थर के हो गए हैं। टार्जन का फंदा हबशियों के सिरों पर उतरने लगा। कैदी ने आंखें खोली। उसके ऐन सामने एक लंबा चौड़ा हबशी खड़ा था। अचानक वो हबशी इस तरह मुंह के बल गिरा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया है। फिर उसका जिस्म बल खाता हुआ ऊपर की तरफ घसीटा जाने लगा। हबशी सन्नाटे में आए हुए खड़े देखते रहे। खौफ से उनकी आंखें उबली पड़ी थीं। हबशी सीधा ऊपर की तरफ उठता गया और फिर दरख्तों के अंदर गायब हो गया। हबशी दहशत से चीखें मारते हुए गांव के दरवाजे की तरफ भागे। कैदी अकेला रह गया। टार्जन ने दरख्तों पर से उतरकर उसकी रस्सियां काट दी और जब वो कमजोरी की वजह से गिरने लगा तो उसे अपने बाजुओं में भरकर दरख्तों पर चढ़ गया। कैदी खौफ के मारे बेहोश हो गया था। उधर फ्रांसीसी सिपाही सुबह होते ही साहिल की तरफ चल दिए और जहाज पर जाकर कमांडर को डार्नोट के गुम होने की इतला दी। इसके बचाए जा सकने का कोई इम्कान नहीं था, मगर कमांडर चाहता था कि वो अपने सिपाही के खून का बदला ले। विलियम जैन को जिंदा पाकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, तुम्हारी नौकरानी कह रही थी कि तुमको एक गुरीला उठाकर ले गया है। हम लोग तो बहुत डर गए थे। जैन बोली,
मुझे गुरीला ही उठा ले गया था। अच्छा, तो फिर तुम बचकर कैसे आ गईं? वैसे ही जैसे तुम शेर से बच गए थे। तुम्हें किसने बचाया? मुझे जंगल के देवता ने बचा लिया। मगर किस तरह? उसने गुरीले को मार डाला। फिर जैन ने विलियम से पूछा कि तुम जिस मुहिम के साथ गए थे उसका क्या बना? विलियम ने उसको मुहिम का हाल सुनाया और ये भी बताया कि वहशी डार्नोट को पकड़ कर ले गए हैं। जैन बोली, बड़ा अफसोस है, वो बेचारा मुझे ढूंढने निकला था, इसलिए और भी मेरा दिल उसके लिए कुढ़ रहा है। काश जंगल का देवता उसे भी बचा ले। विलियम को टार्जन से हसद महसूस होने लगा। वो जल कर बोला, बड़ा लुत्फ रहे अगर ये देवता साहिब उन आदमखोरों के सरदार निकलें जो हमारे सिपाही को पकड़ कर ले गए हैं। जैन ने गुस्से होकर कहा, तुमको उसके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, उसने तुम्हारी जान बचाई है। विलियम को अपने दिल में शर्म तो आई, मगर हसद बुरी बला है। कहने लगा, हमें उसके बारे में मालूम तो कुछ है नहीं, जंगलों में रहता सहता है। तुमने उसे एक गुरीले को हलाक करते देखा है, वो उसी तरह डार्नोट को भी हलाक कर सकता है, और अगर हलाक कर सकता है तो उसका गोश्त भी खा सकता है। जैन को विलियम की ये बात बुरी तो लगी, मगर उसने सोचा कि इसकी बात है तो ठीक, वाकई हमें उसके बारे में कुछ मालूम तो है नहीं। मगर फिर उसे वो रात याद आई जो उसने जंगल में उसके साथ गुजारी थी। वो बिफर कर बोली, नहीं नहीं, और भाग कर अपने कैबिन में चली गई। अगले दिन सुबह विलियम उन 200 सिपाहियों के साथ गया जो अपने साथियों को तलाश करने के लिए रवाना किए गए थे। उन्होंने मुबुंगा के गांव का पता चलाकर उस पर 3 तरफ से हमला किया और उसके बाशिंदों का बिजन बोलने के बाद गांव को तबाह कर डाला, मगर डार्नोट का कुछ पता न चला। अगले दिन ये लोग वापस आ गए। जब जख्मी डार्नोट को होश आया तो उसने खुद को नरम घास पर लेटा पाया। ये वही झोंपड़ी थी जो टार्जन ने जैन के लिए बनाई थी। वो बहुत कमजोर था, प्यास के मारे भी बुरा हाल हो रहा था। जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसको अपने जख्मों में मिर्चें सी लगती मालूम हुई। उसके जिस्म का एक एक पट्टा और एक एक हड्डी दुख रही थी। चोटें इस कसरत से आई थीं कि उसे अपना सर घुमाना भी दोभर था, इसलिए वो देर तक आंखें बंद किए बेहरकत पड़ा रहा। वो सोच रहा था कि खबर नहीं आगे क्या हो। उसे अपने आसपास आदम नजर आता था, न आदमजाद। फिर वो सो गया। तीसरे पहर के वक्त जागा तो झोंपड़ी के दरवाजे पर एक सफेद शख्स को उकड़ू बैठे देखा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे आवाज दी। सफेद शख्स ने मुड़कर देखा, फिर उठकर उसके पास आया। डार्नोट ने देखा कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि उसने ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा। सफेद शख्स ने डार्नोट के माथे पर हाथ रखकर देखा कि बुखार उतर गया या अभी है। डार्नोट ने उससे फ्रांसीसी जबान में बात की, मगर उसने सर हिलाकर बताया कि वो ये जबान नहीं समझता। उसने अंग्रेजी बोली। अब के भी सफेद शख्स ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। फिर उसने डार्नोट के जख्मों को देखा भाला, इसके बाद गायब हो गया। 1 घंटे बाद वापस आया तो कुछ फल और एक तुम्बी में पानी भर कर लाया। डार्नोट ने ये फल खाए तो उसका बुखार फौरन उतर गया। फिर सफेद शख्स ने पेंसिल से दरख्त की छाल पर लिखा, मैं गुरीलों का बादशाह टार्जन हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम इस जुबान की लिखाई पढ़ सकते हो? सिपाही ने सोचा, ये अजीब इंसान अंग्रेजी लिख सकता है, इसलिए जाहिर है कि ये अंग्रेज है। उसने जवाब में लिखा कि मैं अंग्रेजी लिख पढ़ सकता हूँ, इसलिए हमें आपस में बातें करनी चाहिए। मगर टार्जन ने ये फिक्रे पढ़कर इस तरह सर हिलाया जैसे कह रहा है, अफसोस मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता। फिर उसने पेंसिल और छाल की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ। सिपाही ने हैरत से कहा, अगर तुम अंग्रेज हो तो अंग्रेजी बोल क्यों नहीं सकते? फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये शख्स गूंगा है, या गूंगा भी है और बहरा भी। उसने छाल पर अंग्रेजी जबान में लिखा, मेरा नाम डार्नोट है, मैं फ्रांस की समंदरी फौज का अफसर हूँ। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। मुझे एक बात पर बड़ी हैरानी है, मेहरबानी करके ये भेद खोलो, जो इंसान अंग्रेजी लिख सकता है वो अंग्रेजी बोल क्यों नहीं सकता? टार्जन ने इसके जवाब में लिखा, मैं सिर्फ अपने कबीले की जबान बोल सकता हूँ। ये करचाक के गुरीलों का कबीला है। गुरीलों की जबान के अलावा मैं जंगली जानवरों की जबानें भी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। मैंने एक इंसान के सिवा कभी किसी इंसान से बात नहीं की। इसका नाम है जैन और उससे भी सिर्फ इशारों से बात की है। ये पहला मौका है जब मैंने किसी इंसान से लिख कर बात की है। डार्नोट अचंभे में पड़ गया। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि दुनिया के पर्दे पर एक इंसान ऐसा भी बसता है जिसने कभी किसी और इंसान से गुफ्तगू नहीं की, मगर अंग्रेजी जबान पढ़ भी लेता है और लिख भी सकता है। फिर जब उसका जहन उस नाम की तरफ गया जो टार्जन ने लिखा था तो उसे ख्याल आया कि ये तो उसी लड़की का नाम है जिसे गुरीला उठा ले गया था। उसने सोचा वो गुरीला यही है। उसने
पेंसिल उठाकर छाल पर लिखा, जैन कहाँ है? टार्जन ने जवाब में लिखा, वो ग्रिलों के बादशाह टार्जन के कैबिन में अपने रिश्तेदारों के पास है। डार्नोट ने लिख कर पूछा, तो गोया वो जिंदा है? टार्जन ने जवाब में लिखा, वो जिंदा है। एक गुरीला उसे उठाकर ले गया था। गुरीलों के बादशाह टार्जन ने उसे छीन लिया और गुरीले को मार डाला। सारे जंगल में कोई टार्जन से दुश्मनी करके जिंदा नहीं रह सकता। मैं गुरीलों का बादशाह टार्जन हूँ, जो एक जबरदस्त लड़ैया है। इसके बाद कई दिन तक डार्नोट आराम करता रहा। फिर उसे एक ख्याल आया, मैं अपने आदमियों के नाम एक पैगाम लिख दूंगा, तुम जाकर उन तक पहुंचा देना। टार्जन ने सर हिलाकर इनकार किया, फिर लिख कर उसे बताया कि यहाँ गुरीले आते हैं, अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा तो वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। डार्नोट ने लिखा, मैं इस एहसान का शुक्रिया किस तरह अदा करूं जो तुमने मुझ पर किया है? टार्जन ने जवाब में लिखा, मुझे इंसानों की जबान बोलना सिखा दो। डार्नोट ने उसे अंग्रेजी की जगह फ्रांसीसी सिखानी शुरू कर दी, क्योंकि ये जबान वो अच्छी तरह जानता था। अगले 2 दिन में टार्जन फ्रांसीसी जबान के छोटे छोटे फिक्रे बोलने लगा। तीसरे दिन डार्नोट ने टार्जन से कहा वो इसे कैबिन में पहुंचा दे। टार्जन फौरन तैयार हो गया। वो डार्नोट को अपने बाजुओं में उठाकर दरख्तों को फलांगता हुआ शाम से जरा पहले कैबिन तक पहुंच गया, मगर वो खाली पड़ा था। डार्नोट को मेज पर 2 लिफाफे पड़े नजर आए। उसने उन्हें पढ़ा और बोला, टार्जन तुम्हारे लिए 2 पैगाम हैं। मगर टार्जन जा चुका था। वो जैन से मिलने आया था, मगर जैन उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसे इंसानों से नफरत हो गई और उसने जंगल में अपने कबीले के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। आगे क्या हुआ, टार्जन जैन से दोबारा किस तरह मिल पाया, ये जानने के लिए आप कहानी टार्जन की किस नंबर 4 देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।